हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आपको पिछला दिन कुछ काम करके बोला गया था लाने के लिए। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उसका संकेत, ये सब बताया गया था। पिछला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था और कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पिछला क्लास का काम किए हैं या नहीं। क्या आपने नोटबुक बना लिया, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोटबुक पीडीएफ को देखकर? यदि नहीं तो प्लीज़ आप उसको बना लीजिए और जो काम दिया जाता है उसको रेगुलर वे में कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके। चलिए, बातें बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज आपका दूसरा लेक्चर है और यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप याद कीजिए, आपको बोला गया था कि आप अब पढ़ेंगे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मूलक के बारे में। तो हम हेडिंग लिखते हैं। आप नोटबुक से लिख लेना, यहाँ से लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिखेंगे ताकि हम समझा सकें आपको बेहतर तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है तत्व, यौगिक तथा मूलक। बाबू एक बात जानो, केमिस्ट्री में इस तीन चीज को छोड़कर तो कोई चौथा चीज है ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है जानना। तो इसमें टोटल तीन चीज है, एक एक करके हम लोग सबको जानेंगे और बिल्कुल अलग तरीके से जानेंगे। आज तक जो आप पढ़े हैं उससे अलग। और आप देखिए, पढ़ के देखिए, 5 मिनट लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अलग है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप जानते नहीं, जानते तो जरूर होंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा आज हम बदल के समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तत्व को आप सभी लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट्स। तो तत्व, एलिमेंट। क्लास नोट्स जब आप उतार रहे होंगे तो आप वहां पर देखिएगा, सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ सुनना है, समझना है। लिखने वाला काम बाद में पीडीएफ से लिख लीजिएगा। तत्व की परिभाषा आप पढ़ें, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण एक ही तरह के परमाणुओं से होता है। बिल्कुल सही पढ़े, यही बात है। तत्व सच में एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से होता है, या वह पदार्थ जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से हो, उसे हम तत्व कहते हैं। तो इसमें विशेष क्या है? विशेष है ये, देखिए क्या है विशेष। हम यदि एक एग्जाम्पल लें तत्व का, तो तत्व का एग्जाम्पल है लोहा, तत्व का एग्जाम्पल है एल्युमिनियम। कोई भी अकेला संकेत, कोई भी अकेला सिंबल तत्व है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सिलिकॉन, कार्बन, सब तत्व है। तो यदि हम इस तत्व को थोड़ा और डिटेल में समझें, जैसे आप लोहा का एक रॉड ले लो। लोहा का रॉड आप लेते हैं, मान लीजिए कि ये शुद्ध लोहा है, इसमें लोहा को छोड़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कुछ कैमरा का सेटिंग गड़बड़ था, इसको मैं ठीक कर ले रहा हूँ। बस 1 मिनट में आपके पास आता हूँ वापस। चलिए देखिए, तो मान लीजिए कि यह एक लोहा का टुकड़ा है, ठीक है। अब लोहा का यदि ये एक टुकड़ा है, तो निश्चित है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोहा का परमाणु होगा। परमाणु होता है गोल। परमाणु के बारे में डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये सब नाम जरूर आपको सुना हुआ होगा। तो देखो, ये सब लोहा का परमाणु है, ठीक है।
यदि ये लोहा का टुकड़ा है तो ये सभी का सभी परमाणु लोहा का होगा। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब यदि हम आपसे पूछें कि Fe तत्व लिखना सही है या Fe परमाणु लिखना सही है, तो कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। किन्हीं को लगता है कि पहला सही है, किन्हीं को लगता है दूसरा सही है, किन्हीं को लगता है कि दोनों सही है। तो आप इस बात को जानिए कि ये दोनों लिखना सही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। अब दोनों का मतलब क्या अलग होता है, कैसे हम इसको समझेंगे, तो देखिए। देखो, इसमें अलग क्या है इसको समझिए। ये सभी Fe का परमाणु है, टोटल Fe है। तो ये Fe का पूरा एक समूह जब कहीं लिखा हुआ है या कहीं है, तो ये है Fe तत्व। लेकिन यदि आप इस एक चीज को बाहर निकाल लें, सिर्फ किसी एक चीज को, जैसे ये Fe है, ये एक परमाणु यदि बाहर निकल जाए तो ये अकेला कण परमाणु कहलाएगा। तो क्या अंतर आपको दिखा दोनों में? तत्व जो होता है वो एक ही तरह के परमाणुओं का समूह होता है, और परमाणु जो होता है वह तत्व का सबसे छोटा कण होता है। तो यहां से हम तत्व के बारे में कहेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण एक ही तरह के परमाणुओं से होता है। और दूसरा बात ये कहेंगे कि तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। और ये फोटो आप देखिएगा वहां बना हुआ है, वहां ये भी लिखा हुआ है Fe तत्व का मतलब, Fe परमाणु का मतलब। तो Fe तत्व का मतलब क्या है? Fe परमाणु का समूह। और Fe परमाणु का क्या मतलब है? Fe तत्व के सबसे छोटे कण। तो ये दोनों में अंतर है। आपको तत्व खुली आंखों से दिखेगा लेकिन परमाणु आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण है। परमाणु का साइज इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा होता है कि आपको दिखेगा नहीं। तो बाबू, जब भी तत्व कहा जाए तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है तत्व, और उस तत्व का सबसे छोटा कण है परमाणु। तो कहना ये भी सही है और कहना ये भी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तत्व और परमाणु में संबंध क्या है ये पता चल गया होगा, और अंतर क्या है ये पता चल गया होगा। आप तत्व को समझ चुके हैं कि तत्व क्या है। अब जैसे अल्युमिनियम कोई कहे कि आपसे कि अल्युमिनियम क्या है, तो बाबू अल्युमिनियम भी तत्व है। बस अंतर ये है कि ये परमाणु इसमें एल्युमिनियम का होगा। ये लोहा का तत्व था तो लोहा का परमाणु था, ये एल्युमिनियम का तत्व है तो इसमें एल्युमिनियम का परमाणु होगा। ऐसे ही कहीं पर मान लो कि एल्युमिनियम तत्व लिखा हुआ है और एल्युमिनियम परमाणु लिखा हुआ है, तो फिर वही बात, एल्युमिनियम तत्व वो आपको दिखेगा, लेकिन एल्युमिनियम का परमाणु नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण होता है। एल्युमिनियम का बहुत सारा परमाणु जब एक साथ एक समूह में आ जाएगा तो वो एल्युमिनियम का तत्व कहलाएगा, और एल्युमिनियम के तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वह एल्युमिनियम का परमाणु कहलाएगा। तो बाबू, ऐसा है कि तत्व और परमाणु में बेसिक डिफरेंस यही होता है। अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन हो गया, ये सब बहुत छोटा कण होता है जो आपको खुली आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन इसका समूह दिखता है। जैसे परमाणु का समूह तत्व दिखता है, आपके घर में खिड़की लगा हुआ है, आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन है, आपके घर में कॉपर का तार होगा, आपके घर में सोना का चेन है, तो ये सब आपको दिखता है। अब यही चीज, जो चीज आप तत्व और परमाणु से संबंधित समझे हैं, अब यही चीज आपको यौगिक पर समझना है। तो आइए, तत्व को आप समझ चुके हैं, अब आप समझिए यौगिक को। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, जो बात हम बोले हैं वही उसमें लिखा हुआ है। तो अब हम लोग समझेंगे यौगिक को, ठीक है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो चैट सेक्शन में लिखो, या फिर आप कमेंट से, यूट्यूब पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि आपको और बेहतर समझा सकूं। और भी किसी तरह का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका मैसेज मुझे मिलते रहता है, मैं देखते रहता हूं, तो वहां से आपके समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको पढ़ाई पढ़ने में नहीं होगी। चलो भाई, अब देखो यौगिक। यौगिक क्या है? जिस प्रकार तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, उसी प्रकार यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ होते हुए भी इसमें एक तरह के परमाणु नहीं होते हैं।
इसमें दो या दो से अधिक तरह के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और निश्चित अनुपात में मिले होने के कारण ही इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, अन्यथा इसको मिश्रण कह दिया जाता है। जैसे H2O, आप एक गिलास पानी लेते हो, मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी है तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O का एक कण, H2O का दूसरा कण, H2O का तीसरा कण, H2O का चौथा कण, पांचवा कण, इस तरह से आप एक गिलास पानी यदि लेते हैं तो खरबों खरब कण आपके बर्तन में रहता है, और वो कण होता है H2O, 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 H2O। आप इस एक कण को बाहर निकाल लो तो इसको हम लोग कहते हैं अणु, H2O अणु। और यदि सारा का सारा H2O कण आपस में एक साथ एक ग्लास का रूप लिए हुए, ग्लास पानी का रूप लिए हुए, तो इसको हम लोग कहते हैं H2O यौगिक। यही बेसिक डिफरेंस है H2O अणु और H2O यौगिक में। ऐसी स्थिति में तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सही कौन है, H2O अणु कहना सही होगा या H2O यौगिक कहना सही होगा। तो आप जानिए दोनों कहना सही है। H2O अणु भी अपने जगह पर सही है, H2O यौगिक भी अपने जगह पर सही है। लेकिन ध्यान रहे कि जब अणु कहलाता है, यदि आप अणु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यौगिक के सबसे छोटे कण की बात कर रहे हैं। और यदि आप यौगिक कह रहे हैं, इसका मतलब अणु के समूह को आप यौगिक यौगिक कह रहे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एक गिलास पानी क्या है, तत्व है या अणु है, तो आप कहेंगे कि एक गिलास पानी तत्व तो सॉरी नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक गिलास पानी क्या है, अणु है या यौगिक है, तो आपका जवाब होगा कि एक गिलास पानी यौगिक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फिर H2O अणु क्या है, तो आप कहेंगे कि इस गिलास में बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, जो कण H2O के होंगे, और इस H2O के एक कण को हम अणु कहेंगे। ये अणु आपको आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन इस अणु का समूह यानी पानी आपको दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के अणुओं का समूह यौगिक होता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझा लें। जैसे आप एक बर्तन में H2O लेते हैं, तो H2O लेते हैं तो एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, इस तरह से अरबों खरबों H2O इसमें होगा। यदि ये सब साथ है तो ये यौगिक कहलाया, लेकिन इस एक H2O को बाहर निकाल लो तो ये कहलाया अणु, यानी यौगिक के सबसे छोटे कण अणु हुए। इसी प्रकार दूसरा यौगिक लो, मान लो एक बर्तन में H2SO4 रखा हुआ है, तो H2SO4 का एक कण, H2SO4 का दूसरा कण, H2SO4 का तीसरा कण, H2SO4 का चौथा कण, ढेर सारा कण होगा। अब ढेर सारा कण यदि आपस में मिल गया तो वो आपको दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ कोई पदार्थ रखा हुआ है। वह पदार्थ H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, यह एक यौगिक है। लेकिन यदि एक कण को निकाल लो H2SO4, तो इसको हम लोग कहते हैं अणु। यानी अणु आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यौगिक आपको दिखेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे यदि एक बोरा में गेहूं रखा हुआ है, तो आप उस बोरा, यदि आपसे कोई पूछे कि बोरा में क्या है, तो आप कहेंगे गेहूं है। अब मान लीजिए कि कोई उससे एक दाना निकाल ले, अब पूछे कि बताओ ये क्या है, तो आप उसको भी क्या कहेंगे, गेहूं है। तो अंतर यही है यौगिक में कि यौगिक अणुओं का समूह है, तत्व परमाणुओं का समूह है। इसका मतलब परमाणु के सबसे छोटे कण, सॉरी, तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, और यौगिक के सबसे छोटे कण अणु होते हैं। अच्छा, एक बात और, अणु का निर्माण तो परमाणु से होता है। यदि हम H2O के लिए बात करें, देखो H2O, ढेर सारा H2O है, इसमें पूरा ग्लास है तो ये H2O यौगिक है। तुम एक कण निकाल लिया तो ये अणु है। तो बाबू इस एक अणु का निर्माण तो परमाणु से होता है। तो अणु में कितना परमाणु है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। यानी इसका मतलब है कि H2O के निर्माण में कुल 3 परमाणु भाग लिया, उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका यह भी मतलब है कि यौगिक में परमाणुओं की संख्या को गिना जा सकता है। आप देखेंगे नोटबुक में कुछ न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, उस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को आप देखिए, उसके सॉल्यूशन को देखिए,
तो आपको और भी बातें समझ में आएगी। लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जैक्ट वो क्वेश्चन अब उस समय दिमाग में क्या था क्या दिए, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसी के जैसा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि एक बर्तन में 5 अणु H2O रखा हुआ है, 5 अणु H2O, आप बताइए कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा। तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि H2O का 5 अणु का मतलब एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, और ये रहा पांचवा H2O। टोटल देखो 5 अणु है। अब इसमें गिनो कि कितना परमाणु है। एक H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 5 में कितना होगा, 5 दूना 10, जो यहाँ से भी दिख रहा है। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी टोटल 10 हाइड्रोजन एटम। और ऑक्सीजन एटम, एक अणु में एक ऑक्सीजन एटम, तो 5 अणु में कितना, 5 ऑक्सीजन एटम। आप देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन कराया गया है, और इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेंगे खुद से। दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में जब क्लास लाइव होगा तो उस समय आप क्वेश्चन पूछिएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमको हम देते हैं कि 10 का पावर 20 अणु H2SO4 में कितना ऑक्सीजन परमाणु होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये देखो कितना निकालना आसान है। तो हम H2SO4 का एक कण पकड़ो, तो बताओ भाई, इसमें 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। आपसे क्वेश्चन ऑक्सीजन परमाणु पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फर की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको भाषा में यदि लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अणु H2SO4 कितना ऑक्सीजन परमाणु रखता है, 4, 4 ऑक्सीजन एटम रखता है। तो बताइए इतना अणु कितना रखेगा, 10 का पावर 20 अणु कितना रखेगा। ये हो जाएगा 4 गुना 10 का पावर 20, यही होगा आंसर। तो आप देखेंगे ना नोटबुक में जो आपको पीडीएफ दिया गया है, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। आप सारे क्वेश्चन को जरूर बनाइए, और सॉल्यूशन भी वहाँ हम लिख दिए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले खुद से बनाएं। नहीं बने तब आप उसको उतारिएगा जो भाषा के रूप में वहाँ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे या चैट सेक्शन में डालेंगे, तो हम आपकी समस्या को देख लेंगे, दोबारा फिर से समझा देंगे। आइए अभी हम समझे तत्व, फिर समझे यौगिक। अच्छा यौगिक में थोड़ा और बात, यौगिक का परिभाषा एक बार देख लो। कहता है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के तत्व के परमाणु के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है। अब जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो इसका मतलब है कि पूरा बर्तन में हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। 2:1 का एटॉमिक रेशियो होगा। लेकिन इसका मास यदि हम निकालें तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का अनुपात होगा, द्रव्यमान का अनुपात होगा, वो 1/8 आएगा। और पूरे बर्तन में हर जगह ऐसा ही होगा। इसका मतलब इसका द्रव्यमान अनुपात निश्चित है, इसीलिए हम इसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक और बात, यदि आपसे कोई पूछे कि H2 का समूह क्या यौगिक है, तो आप कहेंगे नहीं, H2 का समूह तत्व है। लेकिन जानिए H2 अणु है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह के परमाणु हैं। एक ही तरह के परमाणु के मिलने से बनने वाला अणु का समूह यौगिक नहीं होता है, वो तत्व कहलाता है। जैसे O2 तत्व है, O3 तत्व है, H2 तत्व है, Cl2 तत्व है, लेकिन HCl ये तत्व नहीं, ये तत्व नहीं है, ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरह के परमाणु हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सब आगे आपको और डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा जब क्लास 11th का चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं मूलक को। मूलक को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल। कोई भी कण जिस पर आवेश हो उसी को हम लोग मूलक कहते हैं। जैसे NH4+,
Cl माइनस, Al3 प्लस, SO4 2 माइनस। बाबू ये सब का सब मूलक है, Na प्लस, Ca प्लस प्लस। यदि किसी भी चीज पर तुम आवेश देख लो, चाहे एक परमाणु हो या परमाणु के समूह पर आवेश हो, तो वो मूलक है। तो फिर आप कहेंगे सर चार्ज स्पीशीज को तो हम आयन कहते थे, ये मूलक कब से होने लगा? तो बाबू ये मूलक भी है, ये आयन भी है। और बिल्कुल वही संबंध है जो संबंध तत्व का परमाणु के साथ था, जो संबंध यौगिक का अणु के साथ था, बिल्कुल वही संबंध मूलक का आयन के साथ है। जैसे जब मूलक की बात होती है, जैसे तुमको कहा गया कि इसमें Ca प्लस प्लस मूलक है, इसका मतलब Ca प्लस प्लस ढेर सारा, ये हुआ मूलक। ठीक है। और यदि एक कण को आप बाहर निकाल लीजिए तो इसको कहेंगे आयन, ये हुआ आयन। तो हम कहेंगे मूलक का जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम लोग आयन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इसी से संबंधित हम कुछ और बात करते हैं जहां पर आप जनरली कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं यदि आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितना आयन लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब हम सुने हैं, वो बोलते हैं 3 आयन रखा हुआ है। तो बाबू आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आयन केवल एक है। इस एक आयन पर आवेश 3 है। आवेश की संख्या को देखकर आप आयन की संख्या नहीं बता सकते। ये 3 आयन होने के लिए यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अब हुआ 3 आयन। जैसे 2 सल्फेट हो तो 2 SO4 2 माइनस। जैसे NH4 प्लस, एक आयन है, इस पर एक आवेश है। जैसे जैसे सी जैसे Cr3 प्लस, ये एक आयन है, इस पर आवेश 3 है। इसको यदि 3 आयन बनाना होगा तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो आयन की गिनती यहाँ से होती है, इसके कॉफिशिएंट से होती है। आवेश को देखकर आयन की गिनती नहीं, वो तो आवेश की गिनती हो गई। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश। तो कुछ मूलक ऐसे होंगे जिस पर धन आवेश होगा, कुछ मूलक ऐसे होंगे जिस पर ऋण आवेश होगा। तो जिस मूलक पर धन आवेश है वह धनात्मक मूलक कहलाता है, और जिस पर ऋण आवेश है वह ऋणात्मक मूलक कहलाता है। तो इस हिसाब से आयन भी 2 प्रकार के होंगे। एक होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक होगा जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस आयन को हम लोग धनायन या केटायन कहते हैं, और जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग ऋणायन हिंदी में और एनायन इंग्लिश में कहते हैं। जैसे Al3 प्लस, ये धनात्मक मूलक है या ये धनायन है। Cl माइनस, ये ऋणात्मक मूलक है या ऋणायन है। तो तुम ऋणायन बोलते हो तो इसको इसके एक कण की बात होती है। यदि तुम इसको ऋणायन कहते हो तो Cl माइनस के केवल एक कण की बात होती है। लेकिन तुम इसको Cl माइनस मूलक कहते हो, इसका मतलब Cl माइनस के समूह की बात हो रही है। तो बिल्कुल वही बात है ना, तत्व का संबंध जैसे परमाणु के साथ था, यौगिक का संबंध जैसे अणु के साथ था, वैसे ही मूलक का संबंध आयन के साथ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों को समझे होंगे। आप जब क्लास नोट्स उतारिएगा तो उसमें और भी डिटेल में बातें लिखी गई हैं। आप लिखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी समझने का मौका देगी वहाँ पर। फिर भी यदि कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर चैट सेक्शन में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और यदि आपको हमारी स्पीड फास्ट लग रही है तो उसको हम स्लो कर देंगे, स्लो होगी तो हम फास्ट कर देंगे। जैसा हो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको सुनेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही आए हैं। ठीक है। दूसरी बात, पढ़ाने का जो तरीका है, ये यदि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो हम इसी तरीका से चलें। लेकिन यदि आपको लगेगा कि नहीं सर, आप जो है सारा चीज लिखाते हुए चलिए। जैसे आज आज का हमारा टॉपिक शुरुआत में क्या था? तत्व, यौगिक तथा मूलक। तो हम बढ़िया से हेडिंग लिखते, तत्व यौगिक तथा मूलक, इंग्लिश में लिखते ढंग से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स। फिर हम एकदम सुंदर अक्षर में लिखते तत्व, फिर इंग्लिश में लिखते उसको एलिमेंट, और फिर हम आपको परिभाषा लिखाते, और लिखाते कि वह शुद्ध पदार्थ
जिसका निर्माण, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, टाइम इसमें काफ़ी लग जाएगा। तो ये जो लिखा रहे हैं ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है नोटबुक में, तो आप उसको उतार लीजिए। लेकिन फिर भी यदि आपका आदेश होगा कि नहीं सर आप लिखाओ पूरा, तो हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पूरा सिलेबस होगा यहाँ। अभी तो बस 2 ही क्लास हुआ है, आगे की क्लास में हम और भी अन्य बातों को पढ़ेंगे। आप जरूर इतना लिख के, टॉपिक को समझ के, परिभाषा को याद करके जरूर आइए। इसके बाद हम फिर अगला क्लास शुरू करते हैं। और आपको आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो या कोई सजेशन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, या चैट सेक्शन में आप लिखिए तो हम उसको देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF डाला हुआ है उससे उतार लीजिएगा।